हाँ जी बच्चों, वेलकम। बेटा देखो, ये आईआईटी की शीट में से एक्सरसाइज 2 है और उसके सवाल जो आपने पूछे हैं उनमें से हम आज 21 से 40 तक की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और देखो, जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो हैं 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 और 39। ये क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं, तो मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर रहा हूं और आपको सारे ही समझ में आएंगे। अभी भी किसी का कोई और प्रॉब्लम रह जाए बेटा तो कोई परेशान नहीं होना है, वो डाउट वो पोस्ट कर देगा यदि, तो मैं उसका जरूर उसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए पूरी बातों को। देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है ये। इसमें कहा जा रहा है एक चार्ज पार्टिकल था बेटे, वो ना इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ दूर तक है तो वो यहां पर घूमता है। ऐसे क्यों घूमेगा उसका कारण अभी बता रहा हूं। और फिर यह मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है तो यहां तक तो पाथ सर्कुलर पाथ होगा बेटा, फिर उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो एक टाइम दिया हुआ है जहां हमें उसका क्या पता करना है। उस टाइम पर, उस टाइम को टी कहा गया है, तो उस टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। बहुत ध्यान से समझना, कौन सा कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो ध्यान से देखो, पार्टिकल जो था वो आ रहा है, इस तरह से आ रहा था पार्टिकल, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, देख ही रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये निशान बने हुए हैं, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो फोर्स तुम्हें साफ दिख रहा होगा, अलोंग द वाई एक्सिस लग रहा है। जो फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ द सर्किल की दिशा में लगता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्किल वाई एक्सिस पर होगा। तो ये वाई एक्सिस पर हमने सेंटर ऑफ सर्किल मान लिया है। ये है सेंटर ऑफ सर्किल और ये है रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहां तक तो पाथ सर्कुलर है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहां खत्म हो गया है, तो इसके बाद पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। अब सबसे पहले बेटे मुझे ना इस एंगल के बारे में जानकारी चाहिए। ये थीटा अगर मैं निकाल लूं तो काफी फायदा मुझे मिलेगा, जो मैं अभी आपको बताता हूं। अब थीटा कैसे निकालें भाई? तो देखो बच्चों, हमें ना दिया हुआ है कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां तक एक्स की वैल्यू दी हुई है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब मेरे हिसाब से ये बात क्या हुई, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, समझ ही गए होगे। और ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा दिया हुआ, ये एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा के बराबर है। तो मैंने आर साइन थीटा को एक्स की वैल्यू के बराबर कर दिया। ये गिवन वैल्यू है, सवाल में गिवन है ये, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा का मतलब ध्यान रखना क्यू बाई एम है। आर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बोलो भाई। आर का फॉर्मूला होता है, बोलो, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट, ये वेलोसिटी वी नॉट है बेटा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का नाम बी नॉट है, तो एम वी नॉट अपॉन क्यू बी नॉट। साइन थीटा लगाई हुआ है, इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 वी नॉट अपॉन बी नॉट। अल्फा फिर तुम्हें मालूम है क्यू बाई एम होता है, तो क्यू बाई एम। देखो सारा ही कट गया, देखो ध्यान से, एम वी नॉट क्यू बी नॉट, ये पूरा ही कट गया। तो साइन थीटा अंडर रूट 3/2 है, तो थीटा हाल ही निकल आया। थीटा हो जाएगा बेटा 60 डिग्री या π/3, जो अच्छा लगे वो मान सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, थीटा निकल आएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये 90 है, तो सोचो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। भाई ये 90, ये 60, 90 और 60 150, तो ये वाला एंगल 30, ये 30। अब आपको पता है रेडियस और वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये 90, तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ इससे क्या ये कंपोनेंट निकाल सकते हो? तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस 60, यानी वी नॉट बाई 2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, इसमें ना कुल टाइम में से कुछ टाइम तो इसने इसके अंदर बिताया है, ये वाला समय जो सर्कुलर मोशन किया है,
और शेष टाइम, रिमेनिंग टाइम उसने यहां पर गुजारा है। तो देखो हमें टाइम के दो पार्ट हो गए, एक तो ये वाला टाइम निकाल लें और कुल समय में से इसको घटा दें तो मुझे आगे वाला टाइम पता लग जाएगा। ठीक है, यानी कुल मोशन के दो पार्ट है, सर्कुलर मोशन का टाइम प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन का टाइम। तो पहले सर्कुलर मोशन का टाइम हम देख रहे हैं, बड़ा आसान है। देखो बेटा, आपको पता है ये टाइम, अगर थोड़ा सा सोचो तो ये टाइम हो जाएगा आपका t/6। कितना हो जाएगा? t/6। अब कोई बच्चा कहेगा सर t/6 आप क्यों कह रहे हैं? तो मैं पता है 360 डिग्री चलने में जो टाइम लगता है, 360 डिग्री टाइम चलने में, एक चक्कर लगाने में समय t लगता है, लेकिन ये 360 डिग्री का 6th पार्ट है, 6 का डिवाइड है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो गुजारा गया समय है, ये वाला समय, ये समय होगा t/6। अब बताओ ये समय कितना हो जाएगा? कुल टाइम t था, तो ये समय हो जाएगा आपका, जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये वाला टाइम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन का टाइम लिख रहा हूं, t/6। तो टाइम के दो हिस्से हो गए, ये t/6 और बाकी टाइम t/6। ओके, तो ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई। अब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो जरा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस। तो देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गई r sin थीटा, है ना, ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक r sin थीटा d1, और d2 और कैलकुलेट करनी है। तो मैं लिख दिया d1 प्लस d2। d1 तो मालूम ही है r sin थीटा, तो ये r sin थीटा। अब d2 कैसे निकालें? तो यहां पर मोशन स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी है ये v0 cos 60, है ना, और टाइम है ये वाला, है ना। तो टाइम देखो अब यहां लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया r sin थीटा तो था ही, प्लस वेलोसिटी v0 है, v की जगह v0 कर लो, cos 60 है, cos 60 की वैल्यू लगाएंगे तो v0/2 हो गई वेलोसिटी, और टाइम है t/t/6। कुल समय t है, t/6 सर्कुलर मोशन में निकल गया है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए टाइम है t/t/6। अब r की वैल्यू बताओ कितनी लिख रहे हो, बोलो। r की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी होती है, mv/qb, और साइन थीटा जानते ही हो, साइन 60 √3/2, v0/2 कोई ऐतराज नहीं, t जानते ही हो, और टाइम पीरियड की वैल्यू जानते ही हो 2πm/qb, और ये वाला 6 ये आ गया। ओके, अब मिलाओ तो हम आंसर पर पहुंच चुके हैं। आप कहोगे कैसे? तो देखो बेटा यहां पर आप देखिए, ये जो है q/m अल्फा हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा देखो, √3/2 ये आ गया, देखो v0 ये आ गया, और देखो ये m/q ये अल्फा हो गया नीचे, और b0 ये आ गया, ये v0/2 आई गया, ये छोटा t आई गया, जगह कम है इसलिए कर दे रहा हूं, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो ये 1/3 पाई, और m/q ये देखो उल्टा लिखा हुआ है, ये अल्फा हो गया, ठीक है, m/q 1/अल्फा ये आ गया। तो देखो अब आपको करना क्या है, सारा समझ ही गए होगे, बस खाली q/m की जगह अगर यहां अल्फा लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, q/m की जगह अल्फा, या उल्टा भी सोच सकते हो, m/q की जगह 1/अल्फा लिख देना है, तो आंसर मैच हो जाएगा। उम्मीद है आसान सा सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल समझ में आ ही गया होगा, रेडियस r है, एंगल निकालना क्लियर ही हो गया, x कोऑर्डिनेट ये है, ये डिस्टेंस r sin थीटा हो गई, इसमें ये वाली डिस्टेंस और जोड़नी है, ये वेलोसिटी v है, इसका कंपोनेंट लिया v0 cos 60 इनटू टाइम कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल क्लियर है। अब देखो बेटा एक सवाल और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो भाई जरा इसे 28, ये देखो बेटा वैसे कोई नया सवाल नहीं है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, मैं एक बार जैसे ही दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, इससे पुराने वाले असाइनमेंट में भी ऐसा ही सवाल था। देखो ये पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट होगा v0 i कैप, यानी वेलोसिटी v0 है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वेलोसिटी है
वी नॉट जे, यानी वाई एक्सिस की अलॉन्ग वेलोसिटी भी वी नॉट है, इस तरह से है। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, तो ये वेलोसिटी तो जैसी है वैसे ही रहेगी इस दिशा में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में वेलोसिटी वैसी ही रहती है, ना चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन इसकी वजह से जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसकी वजह से फोर्स लगता है, और वो फोर्स भी सिर्फ मोशन की डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता। तो इस वेलोसिटी की वजह से ये चीज सर्कुलर मोशन में घूमेगी, तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन होता जाएगा, इस तरह से, है ना भाई। अब मैं जानना ये चाहता हूं, ये सर्कुलर मोशन जो होगा ये किस प्लेन में होगा। तो देखो जरा फोर्स की दिशा निकाल लेते हैं। ये वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो वेलोसिटी से मतलब होता है विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, फ्लेमिंग रूल लगा रहा हूं, लेफ्ट हैंड रूल, ये वेलोसिटी हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है, ध्यान से देखो एक्स एक्सिस की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो करंट हो गई एक तरह से, वेलोसिटी या करंट, पॉजिटिव चार्ज का चलना ही करंट होता है। सिर्फ वो कंपोनेंट लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक वेलोसिटी। तो ये फोर्स किधर लगेगा, देखो भाई नीचे की तरफ, देख रहे हो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे क्या होती है, नीचे कौन है, नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब ये वाई और जेड एक्सिस को बनाए, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो देखो बेटा ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर हो गया। अब एक सवाल ये है कि सर ठीक है चलिए ये भी, तो अब आप बताइए ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो टाइम जो आपको सवाल में दिया हुआ है उसको आप जरा गौर से देख लीजिए। जो समय है ना, वो वैल्यू समय की दी हुई है। तो टाइम जो आपको दिया है, आधे चक्कर लगाने का समय t/2 होता है, तो ये समय हो गया 2πm/qb डिवाइडेड बाई 2। तो ये टाइम कितना हो गया बता सकते हो, देखो जरा टाइम साफ सुथरा इधर लिख लेते हैं। q/m को अल्फा कहते हैं, तो अल्फा नीचे आ जाएगा, m/q है ना ये, तो ये हो जाएगा पाई और नीचे हो जाएगा अल्फा और ये वाला b, पाई अल्फा b, यानी ये t/2 समय दिया हुआ है, इनडायरेक्टली ये समझ लो। तो इसका मतलब आधा सर्किल पूरा हो पाएगा, इतना टाइम लगेगा यहां तक आने में। अब पूछा गया है कि आप इस समय पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स बताइए। कोऑर्डिनेट तीन होंगे, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला और जेड एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट यहां देख सकते हो कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी नॉट, ये वेलोसिटी है, और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस ये है टी। ठीक है, तो आप टी की वैल्यू रख दोगे, टी की वैल्यू है पाई अपॉन अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है तो बी नॉट रख लेना, तो ये हो जाएगा वी नॉट इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू ये दी हुई है, सवाल में ही दी हुई है, पाई अपॉन अल्फा बी नॉट। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट देखो भाई, वाई यहां होता तो होता वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन ये पूरी तरह से t/2 टाइम पर जेड एक्सिस पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब जेड कोऑर्डिनेट देखो कितना हो जाएगा, जेड एक्सिस पर ये आप देखो, ये रेडियस ऑफ सर्किल हो गई r, और ये भी रेडियस ऑफ सर्किल यानी डायमीटर हो गया ये, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2r। माइनस क्यों, नेगेटिव जेड एक्सिस की वजह से है ना, माइनस जो आ रहा है, तो -2r। और r की वैल्यू फिर आप जानते हैं क्या होती है, बोलो, mv/qb, और m/q फिर आप जानते हैं 1/अल्फा हो जाएगा, तो -2v0/b0 अल्फा, ये हो जाएगा आपका z कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, देखो मैच हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, देखो मैच हो गया, z कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो इस तरह से t/2 या इतना समय के बाद, ये समय वास्तव में t/2 ही है, तो इतने समय के बाद
पार्टिकल के कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा मोशन है? हेलिकल मोशन है, हेलिक्स बनेगा जो आप यहां से देख पा रहे हो। यहां पर ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दिखाया गया है, लेकिन ध्यान रखना यहां ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ये वाई है, ये माइनस जेड एक्सिस है। तो ये मैंने वाई और माइनस जेड एक्सिस के बीच में चीजों को प्लॉट किया है। ठीक है, ऐसा सवाल पहले पढ़ चुके हो तो तुम्हें याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल और ले लेते हैं 31, जरा ध्यान से देखो, बड़ा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हाल ही समझ जाओगे इसे तो तुम। देखो बेटा, इसमें ना ये दिया हुआ है कोई वायर थी, वो इस तरह से वायर है, ए से बी तक ऐसे आर्क है और फिर बी से सी तक। इन आर्क से कोई मतलब नहीं होता बेटा, हमें खाली वायर की परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस चाहिए होती है, ये वाली। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आर और आर, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस 2r है, ये वाई एक्सिस है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी एल, एल माने लंबाई, ये है हमारी कितनी है? बोलो 2r, लेकिन दिशा किधर है? ये है नीचे की तरफ। ए इनिशियल पोजीशन, सी फाइनल पोजीशन। करंट यहां से चल के यहां पहुंच रही है, तो ए से सी की तरफ, यानी माइनस जे कैप। ये है हमारी लेंथ। क्लियर हो गया होगा? अब देखो बेटा, फोर्स की वैल्यू तुम्हें इतनी दे रखी है। ओके, ठीक है। अब हमारे हिसाब से कितनी होगी ये वैल्यू? देखो, आई, आई तो आई, एल, एल माने हम निकाल चुके हैं 2r और माइनस जे कैप, तो हमने लिख दिया माइनस जे कैप। ये करंट वाला आई है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये करंट है, इसे कैपिटल आई लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। माइनस जे कैप और 2r। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता किधर है, नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता है मुझे, है ना, डायरेक्शन यहां लिख दोगे जो भी है। और फोर्स फिर पता है, ये है √2 आई आर बी नॉट के, बी नॉट और के कैप। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो काफी कुछ तुम्हें क्लियर हो जाएगा यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो 2r से, ये समझ लो 2r कैंसिल वैंसिल हो जाए, आई से आई। मेनली डायरेक्शंस पे ध्यान दो, हमें डायरेक्शन फोर्स की के कैप चाहिए, है ना। यहां देख लो, चाहो तो काटना चाहो तो काट लो, क्या कट जाएगा? आई काट दो, और क्या काटोगे? आर काट लो, चलो, है ना। तो ये आपका जो है ये नीचे आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा ये? बोलो भाई, और क्लियर लिखना चाहो तो 1/√2 हो गया, 1/√2 बी नॉट, जो भी लिखा है बी नॉट और के कैप, यही बचा ना, 2 नीचे आ गया ना, तो 1/√2 बी नॉट और के कैप। और यहां पर डायरेक्शन के मामले में बचा माइनस जे कैप, बी नॉट ये लिखा ही है, ओके, बी नॉट के टर्म्स में है। अब इसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता है क्या होनी चाहिए, लेकिन आंसर के कैप आना चाहिए, ये मुझे पता है। इसको सॉल्व करने से के कैप आ जाए, है ना, और ये माइनस जे, और यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब किससे क्रॉस प्रोडक्ट करें ये तुम्हें पता करना है, आंसर में के कैप आ जाए। ठीक है, तो बड़ा आसान है। देखो के कैसे आ सकता है? माइनस जे से के कैप। तो देखो, सारी वैल्यूज जो ऑप्शंस में दी हुई हैं उनको लगा के देखो, जिनसे ये आंसर आ जाए वो सारी वैल्यूज सही मानी जाएंगी, और ये आंसर ना आए तो वो गलत। तो आप देखेंगे इस वैल्यू को दो चीजें सेटिस्फाई करेंगी, या तो यहाँ आई लिख दें तो देखो ये हो जाएगा, देखो चेक करो, यहाँ पर आई लिखते हैं तो देखो जरा ये आता है या नहीं। तो देखो B0/√2 ओके है, माइनस जे ओके है, क्रॉस आई कैप। तो इसको सॉल्व करने से क्या ये आ रहा है? देखो B0/√2 तो ठीक ही है। अब बताओ जरा J क्रॉस आई, तो जहां देखो बना लो I J K। अब तुम लोग को बताना है क्या कहा गया है, J क्रॉस आई, उल्टा चलना पड़ेगा, J क्रॉस आई माइनस के, और एक माइनस ये है, तो यहां से के कैप आ जाएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो एक तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। ठीक है, फिर दोबारा एक बार चेक करते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, 1/√2 B0 के कैप, ये आना चाहिए, आता है या नहीं ये देख रहे हैं।
ठीक है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बी नॉट अपॉन रूट टू ठीक ही है, और माइनस जे कैप ठीक ही है। तो और क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई प्लस जे से, आई प्लस जे, ये वाला देखो आता है या नहीं, चेक कर दो, बोलो। देखो भाई ये तो आ गया बी नॉट अपॉन रूट टू, सही आ रहा है यहां तक। जे क्रॉस आई अभी चेक किया था, ये के आता है, माइनस जे क्रॉस आई इसके, और जे क्रॉस जे सेम चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, जीरो से कोई मतलब नहीं। तो देखो फिर वही बात आ गई, यही वाली। इसका मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई इक्वेशन को कर सकता है। तो ये दोनों से ही ये फोर्स मिल सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं। तो इनको बड़ा आसान है, बस बी की वैल्यू लगा के जिससे इतना फोर्स मिल जाए वो ऑप्शन सही है, और इतना फोर्स नहीं मिले तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। तो ये वाला ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, और ये वाला ऑप्शन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जैसा कि मैंने आपको करके भी दिखाया है। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस एल और आपको बी माने ये, इन दोनों का बस डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, जे और आई। तो माइनस जे क्रॉस आई के मैच हो गया, माइनस जे क्रॉस आई के मैच हो गया, जे क्रॉस जे जीरो, तो मामला सही है। बस इतना सा देखना है। तो इतना लंबा भी हमने वैसे तुम्हें समझाने के लिए कर दिया है, सिंपली कोई डायरेक्शन देख ले तो वो आंसर बता देगा। जैसे यहां देखे एल क्रॉस बी, तो माइनस जे क्रॉस आई के कैप, ओके वैलिड, माइनस जे क्रॉस आई, ओके के कैप तो आ गया, और जे क्रॉस जे जीरो होता है तो के कैप ही आया, सही। बस इतना सा अगर देख ले बच्चा तो उसे कोई सवाल को बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बता सकता है। ठीक है, आसान सही है, बस खाली क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के नियम होते हैं, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ऐसे चलोगे एरो के अकॉर्डिंग तो अगला अक्षर आंसर होता है, एरो के अपोजिट चलोगे तो माइनस आता है। तो इसको बना के आप हाल देख सकते हैं। ठीक है, ओके है। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करो बच्चों, बहुत आसान है ये भी, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, हाल ही कर लोगे, आसान सा सवाल है, 32 है ये। देखो बेटे यहां ना ये एक सर्कुलर वायर है और एक ये वायर है, हमें इस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना, यानी कि एल की वैल्यू 1 मीटर लेनी है, तो ये फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता है बताओ, आई एल क्रॉस बी, और आई एल बी और साइन थीटा लिख लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो। अब एल कितनी लेनी है, 1 मीटर, तो फॉर्मूला रह जाएगा आई बी और साइन 90, साइन 91 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकालना है। अब इसमें क्या कठिनाई है, क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना तुम्हें सर्कुलर वायर के कारण आता है और इस वायर के कारण आता है? बिल्कुल आता है साहब, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ बी की वैल्यू यहां लगा देनी है इसके लिए, और सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। m का मतलब मिली होता है, यानी 10 की पावर -3 आएगा आंसर में। इसी तरह से यहां पर बेटे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखो इस वायर का तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है। एक इस वायर का निकालना है तो इसके कोने पर पॉइंट है, इसके भी कोने पर है, तो देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देख लो, ये ओ पर देखोगे नीचे की तरफ आएगा, ये देखोगे ये वाला, देखो ये वाला, तो ये भी किधर आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये करंट है, ये ओ है, ये भी नीचे की तरफ, तो ये दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड जोड़ लेने हैं और आई का गुणा कर देना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल आएगा। अब एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड मैं तुम्हें लिख देता हूं, क्योंकि वायर जो है एक सिरे पर ही इनफाइनाइट लॉन्ग है, एक सिरे पे तो पॉइंट है, तो ऐसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ऐसी दो वायर हैं, एक ये और एक ये, तो इसका डबल कर लोगे तो कुल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। अब एक समस्या ये आएगी, आर कितना है, तो आर के लिए परेशान नहीं होना,
आर होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहां आर का मतलब रेडियस थोड़ी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। आर मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मालूम है ना, आई मालूम है 8 एम्पियर, 2 का गुणा करना है और इसमें फिर फोर्स निकालने के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो भी आए वॉट एवर इट इज, इसमें आई का गुणा कर देना होता है बस। ठीक है, एल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एल फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो एल कट जाएगा, लेंथ का डिवाइड करोगे तो एल कट जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एल कट जाता है। तो मेरा अंदाज ये सवाल तुम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो यार, इसमें कोई भी खास बात नहीं है, कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड लिख लोगे, तो मैं सर्किल का भी आता है, वायर का भी आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना है और उसमें आई का गुणा कर देना, आई भी 8 एम्पियर दिया हुआ है, तो आसानी से दोनों आंसर तुम्हारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी हिंट से मुझे लगता है ये सवाल तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी बड़ा आसान है, देखने में लग रहा है पता नहीं कितना लंबा सवाल है, बहुत आसान। देखो ऐसा है, ये एक ना घड़ी दी हुई है, वॉल क्लॉक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 6 हैं, बहने वाली करंट 2 एम्पियर है, इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, इस डायल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, इस तरह से करंट बह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रही है, सवाल में दिया हुआ है। बी की वैल्यू 70 मिली टेस्ला है। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब 1 बज रहा है घड़ी में, ये आवर एंड हो गया, ये मिनट एंड हो गया, ऐसे ही 1 बजेगा, तो बेटे आवर एंड इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी यही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, आवर एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब तुम्हें निकालना क्या है, टॉर्क। तो देखो टॉर्क निकालना तो बच्चों का सा काम होता है, एम बी साइन थीटा। अब एम होता है एन आई ए और बी और साइन 90। अभी बता दूंगा साइन 90 का कारण, वैसे तो समझ ही जाते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बता देंगे हम। अब एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 6, तो 6 लगा दो। करंट कितनी बह रही है 2 एम्पियर, पाई तो जान ही रहे हो, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, आर स्क्वायर जान ही रहे हो 0.15 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, स्क्वायर है 2 बार लिख दो, और बी जान ही रहे हो 70, और मिली टेस्ला जानते ही हो 10 की पावर -3। तो टॉर्क बस इसे सॉल्व ही करना है, तो टॉर्क निकल आएगा, सॉल्व करके देख लेना भाई। तो टॉर्क आ रहा है 5.94 इंटू 10 की पावर -2, और यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, ये टॉर्क। अब इसमें बेटा एक ऑप्शन तो ये तुम्हारा करेक्ट हो गया भाई, ठीक है, टॉर्क मैच हो गया हमारा। अब एक ऑप्शन और करेक्ट है, उसमें ये दिया हुआ है कि जो आपने किया है ना, इसमें आफ्टर 20 मिनट्स द मिनट एंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब आप सोचो, टॉर्क की दिशा बताएगा, है ना ये, तो देखो कैसे बताएगा वो आपको जरा देखना है। सबसे पहले आप एम की दिशा बताइए किधर होगी। एम के लिए रूल होता है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को करंट की दिशा में कर्ल करेंगे तो आपको किसकी दिशा मिल जाएगी, अंगूठा एम की दिशा बताएगा। देखो मैंने फिंगर्स को कर्ल किया है करंट की दिशा में, देखो तो अंगूठा कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब एम है नीचे की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस है। एम कहाँ है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो एम की दिशा है नेगेटिव जेड एक्सिस, के कैप। अरे भाई ठीक है, ओके है। अब बी की दिशा किधर है, बी की दिशा ये रही, इसको मैं एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, तो इधर एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, तो इसके 90 डिग्री पर ये परपेंडिकुलर हो गई वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा किधर है भाई, एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई कैप। अब हमें किसकी दिशा चाहिए बताओ भाई, टाउ की। तो टाउ होता है एम क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में,
अब जरा डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं एम, एम माने माइनस के कैप, क्रॉस आई, आई तो आई है, आई जे के वाला बना लो ताकि तुम्हें साफ दिखने लग जाए, वैसे तो याद ही है तुम लोगों को। अब आई से जे, जे से के से ये। तो बोलो भाई, बोलो जरा सभी लोग, कितना आंसर आएगा? के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई आंसर आएगा जे, है ना। तो जे की तरफ दिशा आ जाएगी माइनस जे या जे, तो माइनस जे की तरफ ये दिशा आ जाएगी, माइनस जे की तरफ। ठीक है, एक्चुअली वाई एक्सिस ये नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव इधर होगा वास्तव में। ठीक है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है ना। तो ये वाई एक्सिस है, तो ये इधर की तरफ आप, ये वाई एक्सिस आ गया, माइनस जे का मतलब इधर की तरफ आ जाएगी दिशा, तो ये दिशा आ जाएगी। तो देखो यहां कितना बज रहा होगा, ये टाइम हो रहा होगा 1:20। तो जब 20 मिनट गुजर जाएंगे यानी टाइम 1:20 हो जाएगा, तो ये दिशा आ जाएगी टाउ की। तो टाउ, इसका मतलब 20 मिनट बाद घड़ी टाउ की दिशा बताने लगेगी। तो ये ऑप्शन सही हो गया। आफ्टर 20 मिनट्स द मिनट एंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। हाँ भाई, ऐसा ही हो रहा है। 20 मिनट के बाद ये जो हमारा मिनट एंड है वो इधर आ जाएगा, ये यहां से 20 मिनट बाद यहां आ जाएगा मिनट एंड, और ये किधर की तरफ पॉइंट करेगा? वाई एक्सिस की तरफ, यानी टॉर्क की दिशा में पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं जे, जे माने टॉर्क। ठीक है, इस तरह से आप दोनों ऑप्शन को समझ सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू इतनी है। एम की वैल्यू के लिए क्या करोगे? इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड की करनी है, ध्यान रखना। इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाउनवर्ड आ गया, डाउनवर्ड को लिख लिया। मैग्नेटिक फील्ड आई ये इसकी तरफ है, दिया हुआ है 1 वाली तरफ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो इसी तरफ देखो टॉर्क आ रहा है, तो 20 मिनट पर 1:20 जब होंगे, तो ये मिनट एंड आपका टॉर्क की दिशा में इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया है? आसान सा है। ठीक है, और एक्स वाई और जेड एक्सिस मानना आपके हाथ की बात होती है। मैंने इसे एक्स माना है, तो इसके 90 डिग्री पर ये वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, जेड एक्सिस मैंने नीचे की तरफ ऐसे मानी है, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप 33 बड़ी आसानी से कर सकते हो यार, इसमें कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है, कर लोगे। अब आ जाओ, जरा एक सवाल और ले रहे हैं, उस पर आ जाओ भाई साहब। नंबर है इसका 35। सवाल को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ लिखा नहीं है लैंग्वेज में, सिर्फ यही लिखा है कि सही स्टेटमेंट छांटिए। तो कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा सा ही सॉल्यूशन है। दिया ये है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो तुम बताओ उनका रास्ता क्या होगा। तुम्हें पता है जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, और है ना, तो ऐसी स्थिति में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका रास्ता क्या होता है? सर्कुलर। इसीलिए बोथ विल डिफाइन ए सर्किल। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये तो आप जानते ही हैं, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद वेलोसिटी v in a magnetic field perpendicular to it then its path is circular। इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। राइट, एक और ऑप्शन सही हो रहा है, उस पर भी मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स स्टिल नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये मैंने बहुत बार समझाया है। फोर्स जो होता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, और सारे बच्चों को पता है ये फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर मोशन में। देखो यहां देख भी लो, थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मान लीजिए, तो यहां उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसीलिए इसके द्वारा किया गया वर्क डन एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 है।
तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन, किसके द्वारा? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होता है। इसीलिए ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल सकता है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर जीरो, तो v बराबर u, यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर रहती हैं। ठीक है, सिर्फ क्या चीज बदलती है? वेलोसिटी की दिशा लगातार इस फोर्स की वजह से बदलती रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। इस तरह से ये दोनों ऑप्शंस को हम आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखो, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आपको आता है पूरा, बहुत ही आसान है। देखो सारी चीज़ें सेम है यार, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, बस जो एंटर किया है, एक पार्टिकल 30 डिग्री पर एंटर किया है और एक पार्टिकल 60 डिग्री पर एंटर किया है, राइट। सब चीज़ें बाकी सेम है, मास भी सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो आपको उनके टाइम पीरियड का रेशियो, इसको A कहना है, रेडियस के रेशियो को B कहना है, पिच के रेशियो को C कहना है, और कई ऑप्शन से उनमें से छांटना है। तो जरा देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम जानते ही हो, 2 पाई m अपॉन QB। बताओ कौन सी चीज बदलेगी, बोलो भाई, है क्या m सेम है? हाँ जी सेम है। क्या चार्ज सेम है? हाँ जी सेम है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो T1 और T2 इनका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? T1 अपॉन T2 बराबर 1, और इसको हम क्या कह रहे हैं? A। मास देख लेना, मास का रेशियो सेम है या नहीं, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद आ रहा है क्योंकि सवाल मैंने तब पढ़ा था। एक मिनट में और कंफर्म कर लेता हूं। हाँ बेटा, मास भी सेम है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड्स का रेशियो 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो जरा रेडियस का रेशियो देखो, रेडियस क्या होती है? R इक्वल्स टू mv अपॉन QB, भाई यही होती है, रेडियस बराबर mv अपॉन QB। अब यहां वेलोसिटी कौन सी लेते हैं? वो वेलोसिटी कौन सी लेते हैं बताओ? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो mv साइन थीटा, हेलिकल पाथ में v की जगह v साइन थीटा आता है अपॉन QB। तो देखो m सेम है, q सेम है, b भी सेम है, v भी सेम है, तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा बेटा साइन थीटा 1 यानी साइन 30 अपॉन साइन 60, तो साइन 30 अपॉन साइन 60 कितना आ गया भाई, बता पाओगे? साइन 30 हो गया हाफ, और साइन 60 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3, ये रेडियस का रेशियो आ गया। इसको तुम्हारी बुक में कहा गया है B, तो A निकल आया है, ये B निकल आया है। अब निकाल लें पिच का रेशियो। पिच क्या होती है बताओ भाई? पिच होती है आपकी V cos थीटा इंटू टाइम, T सेम है, देख ही रहे हो, टाइम पीरियड सेम है ना, V सेम है, तो पिच cos थीटा के रेशियो में आ जाएगी, तो P1 अपॉन P2 बराबर cos 30 अपॉन cos 60। तो P1 अपॉन P2 जरा बताओ कितना आ गया भाई? cos 30 समझ रहे हो, √3/2, और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3, ये आ गया। अब आप ABC का गुणा करो तो आपको एक रिजल्ट हाल ही मिल जाएगा, ABC। A माने 1, B माने 1 अपॉन √3, C माने √3, √3 से √3 कैंसिल, तो ABC की वैल्यू 1। तो पहला ऑप्शन समझ में आ जाना चाहिए।
अब आप देखिए बी और सी का गुणा कर रहा हूं मैं, तो बी है 1/√3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सी है ये वाली चीज, ये सी है P1/P2 यानी √3, √3 भी कैंसिल, तो BC1 और ए बी कितना है, ए बी 1 है, तो ए की वैल्यू BC के बराबर है, तो ए बराबर BC। ये तो यार बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा। बस थीटा का अंतर है, तो टाइम पीरियड पे थीटा होता ही नहीं है, तो रेशियो 1 आएगा। रेडियस में हेलिकल पाथ है, तो साइन थीटा का रेशियो हो जाएगा, और पिच में कॉस थीटा का रेशियो हो जाएगा। तो इस रेशियो को ए कह देना है, इस रेशियो को बी, इसको सी, फिर जो है चेक कर लो ए बी सी जो जो दिए हुए हैं, है ना। मैंने सही वाले तुम्हें चेक करके दिखा दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक आध सवाल और है इस पर, और देखो यार जरा फटाफट से, ताकि ये भी मामला फिनिश की तरफ पहुंचे। देखो इसमें भी 37 है, ये करेक्ट स्टेटमेंट ही छांटने हैं। तो देखो बेटे, सवाल को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट छांटने हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर को डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एक तो ऑप्शन सी सही है और एक डी सही है। जस्टिफाई कर देता हूं। ओनली द कंपोनेंट जो बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जहां परपेंडिकुलर होते हैं, वही वेलोसिटी जो होती है उस पर असर पड़ता है। तुमने हेलिकल पाथ में कई बार देखा होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये पार्टिकल एंटर किया, ये एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी के हम हाल ही दो कंपोनेंट कर देते हैं v cos थीटा, और हम कहते हैं इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये v sin थीटा, इसी की वजह से इसी का डिफ्लेक्शन होता है और पार्टिकल का पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर। तो याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ कौन सा कंपोनेंट प्रभावित होता है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, उसी पर फोर्स लगता है। F = QV क्रॉस B। जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट हो वहां रूल ही समझ लो कि भाई फोर्स का प्रभाव वेलोसिटी के, है ना, या वेलोसिटी जो है उस पर प्रभाव जो पड़ेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के आपस के जो परपेंडिकुलर होंगे उन्हीं पर सारा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वेलोसिटी के किस कंपोनेंट को प्रभावित करता है, आंसर वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर, उस पर फोर्स लगेगा और इसी फोर्स से इसमें डेविएशन होगा। इसमें भी ध्यान रखना, सिर्फ इसकी दिशा बदलती है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदलती, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ दिशा बदलेगी। दिशा कैसे, सर्कुलर मोशन में देखो बेटा, फोर्स लगने से ना हर पॉइंट पर, जैसे यहां है पार्टिकल तो दिशा इधर है, यहां है तो ये टेंजेंट, यहां है तो ये टेंजेंट, हर क्षण, हर पल, हर इंस्टेंट वेलोसिटी की दिशा बदलती है इस फोर्स के कारण, ठीक है। और किस वेलोसिटी की, सिर्फ वेलोसिटी का वो कंपोनेंट की दिशा बदलती है जो फोर्स के, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया। और मैंने अभी बताया ही, सिर्फ वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसी पर फोर्स लगता है और उसी की दिशा बदलती है। तो इस तरह डिफ्लेक्टिंग जो होती है वो फोर्स से, वो किस कंपोनेंट की होती है, द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, या फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसी में चेंज आते हैं, उसी की दिशा बदली जाती है। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आसान सा ही है, बहुत ही आसान है। कुल मिला के क्या सीखे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा का जो उसी की दिशा में, उस पर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना उसको बढ़ा सकता, ना घटा सकता, ना उसकी दिशा बदल सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका कुछ बिगाड़ सकता है, आंसर v sin थीटा का, उसका भी मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है, सिर्फ उसकी दिशा बदल सकता है। इसलिए सारा जो चेंज होना है, जो डिफ्लेक्शन आना है, जो चेंज होना है, जो दिशा में बदलाव होना है, जो फोर्स लगना है, वो v sin थीटा पर ही लगना है, ठीक है। v cos थीटा पर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
तो ना मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना फोर्स इसका कुछ बिगाड़ सकता है। सारा बिगाड़ खाता इसमें हो सकता है, वो भी इसकी दिशा में। इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सारी बात। क्लियर हो गया? एक और सवाल देख लो, ये भी बड़ा आसान है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो यार, इसकी लैंग्वेज में है थोड़ा। देखो ना, पार्टिकल बेटा जो देखोगे ना, नेक में ऐसे करके वेलोसिटी दिखाई है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखाया है, और पार्टिकल सीधा ही चला आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी दिशा बदलता, लेकिन बदली नहीं दिशा। क्यों नहीं बदली? तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, दो प्लेटें लगा दी हैं P1 और P2, है ना। अब पता नहीं कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव, लेकिन तुम जान सकते हो कि प्लेट कौन सी पॉजिटिव रखी गई है कौन सी नेगेटिव, ताकि ये पार्टिकल ऐसे ही चलता रहे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की दिशा निकालना हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो बोलो बच्चों, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, देखो डाउनवर्ड है, ये देखो डाउनवर्ड दिख रहा है, डाउनवर्ड है, ये वेलोसिटी है। तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स इधर, इधर की तरफ, देख रहे हो? तो देखो लिख भी दिया मैंने, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अगर इधर फोर्स लगा तो पार्टिकल को तो इधर हो जाना चाहिए था इसके प्रभाव में, लेकिन इधर नहीं हुआ, पार्टिकल सीधा ही रहा। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पर कोई फोर्स उल्टी दिशा में भी लगा है, इधर की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स इधर भी लगा है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये प्लेट पॉजिटिव होगी, समझो, तो इसने इस पार्टिकल को रिपेल किया होगा, ये नेगेटिव होगी, तो इसने इसको खींचा होगा। तो फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ है, फोर्स की दिशा भी इधर की तरफ है। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, अब ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से हम इस डायग्राम से ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी तभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गुजर पाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की दिशा में हो। यह भी क्लियर हो गया। और यह भी अनडिफ्लेक्टेड है, तो जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन थीटा, साइन तो 90 डिग्री है, और ये फोर्स होता है QE, तो Q से Q कट जाएगा। तो अब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या? V इंटू B। अब वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1.5 इंटू 10 की पावर 6, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला, देख लो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, और दिशा हो जाएगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये होगा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी ये पार्टिकल सीधा जा पाएगा। तो देखो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया ही नहीं है, दोनों ऑप्शन आप चेक करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 तो लिखा ही नहीं है, ओनली 10 की पावर 6 लिखा हुआ है। तो इसी वजह से इतना दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1.5 लिखा ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए और बी गलत माने जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया होता और दिशा भी सही होती तो ए और बी में से कोई करेक्ट हो भी सकता था, लेकिन यहां नहीं है करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मैच नहीं कर रहा है। अब बच्चों एक बात और है, अब आपको निकालना है रेडियस का रेशियो। तो आर का फॉर्मूला तो सारे बच्चे जानते हैं, mv अपॉन QB। वेलोसिटी दोनों की सेम है, देख लो, बेकार, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो रेडियस मास के प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R2 या RA अपॉन RB। तो A का मास है 12 और B का मास है 13, तो रेडियस का रेशियो हो जाएगा 12:13। ये हो गया आंसर। ठीक है आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा है। और ये देख लो,
दोनों फील्ड लगे होने पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से समझो। देखो ये हाथ पर देखोगे ना आप, तो तीनों ही परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो क्यू, ई और बी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। क्यू माने क्यू की जगह वी को वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी आंसर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ट्स है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, यानी कि के कैप की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुमने निकाला है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप देखो आई जे के, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया जाए तो बेटे पार्टिकल पर दो फोर्स लगते आते हैं, और दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे हुए हैं, लेकिन पार्टिकल फिर भी अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है, बिना अपना रास्ता बदले जा सकता है, क्योंकि दो फोर्स लगेंगे, एक मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं तो पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है, चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, लेकिन पार्टिकल मजे से अपने रास्ते से बिना डेविएट हुए जा सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ये आप असाइनमेंट देखिए। थैंक यू बेटा।